हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले थोड़ा चार्ट का हम यहाँ पे बेसिक एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद में हम इसका फाइनेंशियली जो भी फंडामेंटल है वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटली स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है तो वो हम यहाँ पे इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो यहाँ से हमें अगेन ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना के गया था। अभी यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम कर रहा है और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से अगेन अपसाइड आपको थोड़ा दिखाई दे, मतलब बाउंस यहाँ पे जो इसका कंटिन्यू चल रहा है पैटर्न ये आगे भी कंटिन्यू करे। और अगेन जो हमारे यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं 7,500 से लेके 8,000 के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे अगेन ये स्टॉक दिखा सकता है एज पर दिस प्राइस एक्शन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल बना है। इससे पहले का जो वीक था वहां पे भी देख सकते हो आप, हैमर कैंडल ही बना हुआ है। मतलब ये स्टॉक आता तो है नीचे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, ऊपर चला जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हिडन बायर यहाँ पे बैठे हुए जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं स्टॉक को। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी तो ये है कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाए। तो अभी देख लेते हैं अपसाइड अगर जाता है तो ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको प्रेफर करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो देखिए यहाँ पे हम वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं और वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो कब ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड लेना, अभी ये तो कंफर्म हो गया कि ये लाइन पे आने के बाद मार्क अपना जो बजाज फाइनेंस है यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में यहाँ पे एक दिन में आ गया और एक दिन में ही ये सीधा भाग गया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें और कंफर्मेशन चाहिए कि अभी देखिए यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमें एक बारी का यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें चाहिए कुछ पैटर्न यहाँ पे, चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न कैसा आएगा, यहाँ पे कुछ मार्केट अपना डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाए या फिर राउंडिंग बॉटम कुछ बनाए या फिर वी शेप रिकवरी जैसा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है वो कुछ बनाए। तो ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न अगर आता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो उस केस में हम यहाँ पे अपसाइड का प्ले करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं प्ले करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे जब एंट्री लेवल पे आ जाएगा तब हम यहाँ पे इसको प्ले करने वाले। तो यहाँ पे अभी इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोर्ट तो आपको यहाँ पे बता दिया कि 6,200 पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी इसके नीचे आ सकता है क्या, तो जरूर आ सकता है। लगभग 6,000 तक यहाँ पे एक फिर से आ भी सकता है एसएल हंटिंग करने के लिए। तो 6,000 तक की आपकी यहाँ पे मानसिकता होनी चाहिए कि स्टॉक डाउन साइड आ सकता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो अभी के लिए सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है 6,200। और अभी क्या जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि रिसेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने अपना बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे लिया था, जो आपका रेंज निकल के आता है 6,500। तो 6,500 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा रिजेक्शन हमें देखने को मिले। तो हमें कब यहाँ पे एंट्री लेनी, स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है रिसेंट, जहाँ पे अभी इसने देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया था 6,600 पे और उससे पहले रिजेक्शन लिया था 6,800 पे। तो कहीं ना कहीं हमें करेक्शन यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा और टाइम बिताए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है, और जब पूरा सेलर यहाँ पे ताकत लगा के छोड़ देगा तब हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिल ही जाएगा अपने को, जब ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा जो निकल के आता है 6,600। 6,600 के ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू कर देगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल के संकेत यहाँ पे ओपन हो जाते हैं स्टॉक के। और जो अपसाइड के टारगेट है वो अपसाइड के टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका 7,000 के आसपास का फर्स्ट टारगेट आता है। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा लगभग आपका 7,800 के आसपास का, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे 7,600 के लिए भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा रिजेक्शन लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 8,000 तक के टारगेट्स इसके बन जाते हैं, 7,800, उसके बाद में 8,000। मतलब यहाँ से ऊपर निकलने के बाद आपको अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। लगभग यहाँ पे अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम आपकी आ जाती है यहाँ पे 15% से 20% तक का, यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसा है कि बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा और कंसोलिडेशन चाहिए, बस यही हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि थोड़ा सा और कंसोलिडेशन चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे प्ले करेंगे, क्योंकि हम वो क्विक मोमेंटम यहाँ पे कैच कर पाए। नहीं तो हमें क्या है, यहाँ पे बाय करके वेट करना पड़ेगा और आप यहाँ पे इरिटेट हो जाओगे, रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जिस दिन ये स्टॉक फिर से इसका लो ब्रेक करेगा एग्रेसिवली, तो उस दिन आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे लॉस लेके, तो कोई फायदा नहीं बनता। और तभी से यहाँ पे लो बनेगा और अगेन अपसाइड भाग जाएगा। ऐसा ही होता है, आप कभी भी देख लो, जिस स्टॉक में भी बड़ी रैली आने वाली हो तो उससे पहले स्टॉक जो है ना उसका रिसेंट लो जो रहता है उसको काफी अग्रेसिव तरीके से ब्रेक करता है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बैठे हुए हैं लॉन्ग पोजीशन में वो एग्जिट कर जाए या फिर उनके एसएल ट्रिगर हो जाए। तो इसी तरीके का गेम होता है। लेवल आपको ध्यान में आ गया, 6,600 के ऊपर जब निकलेगा सस्टेन करके तब हम यहाँ पे प्ले करेंगे, और हमें टाइम वाइज करेक्शन चाहिए। ठीक है।
तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मार्केट कैप है 3,97,000 करोड़ का, जो कि ये लार्ज कैप स्टॉक है। इसका पी है अभी 28.8, तो पी के हिसाब से थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, लेकिन इतना नहीं है। लगभग ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक है। देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.8% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 23.5। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे यहाँ पे थोड़ा सा कम रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन चल जाता है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, फेस वैल्यू 2 की है, तो स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और डिविडेंड जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर लेंगे थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि प्रमोटर के पास लगभग 54 से 56% के आसपास की यहाँ पे स्टेक इनके पास है। अभी है फिलहाल 54.78 अभी है। अभी मार्च क्वार्टर में कितना आता है वो देखने लायक होगा कि कितना है। तो लगभग मेरे हिसाब से तो 55% के आसपास में होगा, इससे ज़्यादा या कम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी एफ का अगर आप देखोगे तो एफ के पास है 20.92%, मतलब 21% लगभग इनके पास है, और लगभग ये कांस्टेंट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिख रहा है। उसके बाद में देखिए डी ने, देखिए डी का यहाँ पे स्टेक बढ़ा हुआ है, लगभग अभी 14% है डी। तो मतलब डी इस स्टॉक को खरीद रही है टुकड़ों टुकड़ों में। जब भी रेंज वो बताया आपको मैंने, सपोर्ट लेवल लाइन पे जब भी आता है तो तब डी इसको खरीद रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक है, लगभग छोटा सा स्टेक है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे निकल चुके हैं लगभग, तो रिटेलर बेच रहे हैं और डी खरीद रही है, सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। और आपके एफ जो है, एफ लगभग कांस्टेंट है। अभी एफ ने खरीदना शुरू नहीं किया, तो जिस दिन एफ खरीदना शुरू करेंगे तो शायद उस दिन स्टॉक में हमें कुछ हलचल देखने को मिले। तो एफ खरीदेगी क्या और बेचेगा कौन फिर, क्योंकि प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग है। उसके बाद में अगर देखोगे तो डी के पास भी ज़्यादा नहीं है, ना ही रिटेल के पास ज़्यादा है, तो ज़्यादातर स्टॉक जो है अपना एफ के पास ही। और उसमें अगर वो बड़ा और भी अगर बढ़ाना चाहे तो फिर बेचेगा कौन, सवाल तो खड़ा होता है ना। तो मतलब यहाँ से हमें अगर एफ अगर खरीदती है तो ये स्टॉक में अगेन रैली देखने को मिल सकती है। तो चलिए अभी हम इसके बात कर लेते हैं रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर इनका रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और बात कर लेते हैं इनके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो देखिए लास्ट टाइम जो है ना 2023 में इसका 11,506 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। और जो क्वार्टर अब इसको अगर कंपेयर करोगे 2022 के साथ, तो ये था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं 4,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लगभग जंप हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये 50% से ज़्यादा यहाँ पे रिवेन्यू अपना नेट प्रॉफिट में जंप आया हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट तो हमें स्टॉक पे कहीं दिखाई नहीं दिया है, इतना बड़ा यहाँ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट मिला फिर भी। अभी देखते हैं 2024 का यहाँ पे क्या डेटा बन के निकल के आता है, तो उस हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक में रैली आ सकती है। बाकी और बात करते हैं आगे ईपीएस के बारे में देख लेते। तो अर्निंग पर शेयर जो इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका बढ़ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। अभी आते हैं मेन पॉइंट, यहाँ पे देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये यहाँ पे दिक्कत देने वाली बात है। इसकी वजह से भाई साहब स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा। कंपनी के ऊपर डेब्ट देखो कितना है, यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 5.60 था, 16 था, काफ़ी ज़्यादा डेब्ट था। उसके बाद में इन्होंने कम किया, कंट्रोल किया इसको, लेकिन अभी फिलहाल फिर भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है अभी भी 4 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये चिंताजनक बात है, कंपनी के ऊपर डेप्थ है। कंपनी कमा तो रही है लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर डेप्थ भी है, ये भूलना नहीं है, जिसके कारण शायद ये स्टॉक में रैली नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इश्यू कंपनी में है। बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। देखिए ये करंट रेशो एंड क्विक रेशो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। करंट रेशो क्विक रेशो क्या होता है, ये दर्शाता है कि एक से ऊपर अगर आपका करंट या क्विक रेशो है तो कंपनी के लिए अच्छा है, मतलब कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है और जो लाइबिलिटीज़ है लाइबिलिटीज़ कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हो आपकी 4.22 का करंट रेशो क्विक रेशो दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए अच्छा है कि इनके पास एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी है। बस कंपनी में एक ही दिक्कत है कि कंपनी के ऊपर डेप्थ है, बाकी और कुछ यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब अगर एफ अगर यहाँ पे खरीदना शुरू कर दे या फिर डी खरीदना शुरू कर दे, तो हो सकता है ये स्टॉक में हमें अगेन अपसाइड देखने को मिले और अच्छे खासे 15-20% के जो टारगेट यहाँ पे बताए दे रहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो यहाँ पे हमारे अचीव हो जाए आने वाले कुछ महीनों में। लगभग हमारा जो टाइम फ्रेम यहाँ पे है 3-4 महीने यहाँ पे लग सकते हैं इस चीज़ को 15-20% के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट लिया तो 3-4 महीने में ये स्टॉक 15-20% यहाँ पे भाग सकता है। और मस्ट प्रोबेबिलिटी भी ये है कि इसका अगर ब्रेकआउट हो गया ऑल टाइम हाई का, तो ये अगेन आप साइड के लिए रैली दे सकता है। तो ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।